हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं नाउन। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, इसे हम जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि अगर इसे समझ गए तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया है शब्द और पद। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। इसे याद रखिएगा। देखिए, अगर हम इसे एक संपूर्ण वाक्य माने तो इसके अंतर्गत इसमें जो प्रयुक्त या जो इसके अंतर्गत जो शब्द हैं वो पद कहलाएगा। लेकिन एक स्वतंत्र, जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया तो ये नाम जो है एक शब्द कहलाएगा, क्योंकि स्वतंत्र है। लेकिन किसी वाक्य है, एक पूर्ण वाक्य, उसके अंदर का जो शब्द है वो पद कहलाता है। इसे याद रखिए। यहाँ पर ये बोला गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद के भेद, पद के प्रकार। तो देखिए, पद के जो है 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, मतलब कारक। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय जो है पद के 5 भेद है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए हम संज्ञा को देख लेते हैं। इसे याद रखिएगा, पद के भेद जो है 5 प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में, प्री बीएड और डीएड के सिलेबस में शामिल है, साथ ही शिक्षक भर्ती एग्जाम के। तो देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है संज्ञा, इसे देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है परिभाषा। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। मतलब आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि नाम किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कुछ भी दे दिया जाएगा। तो देखिए, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा, इसका एक और नाम है, मतलब नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। तो देखिए, संज्ञा को नाम कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है, व्युत्पत्ति के आधार पर दिया गया है, इसमें याद रखिएगा दोस्तों। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसे याद रखिएगा। ये व्युत्पत्ति के आधार पर है। अगर आपको क्वेश्चन में व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा तो रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। रूढ़ मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब दो सार्थक अर्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। यौगिक मतलब जो, जैसे पाठ के लिए शाला, पानी के लिए जो घाट है, तो ऐसे ये यौगिक है जो तोड़ा जा सकता है एक सार्थक शब्दों में। और योग रूढ़ वो है जो तीसरे अर्थ को प्रतीत कराता है, बोध कराता है। जलज मतलब जल में उगने वाला कमल है। और योग रूढ़ का अर्थ, मतलब इसमें योग रूढ़ कौन है, तो कमल है। याद रखिएगा, जलज का अर्थ कमल, तो ये तीसरे अर्थ की प्रतीति कराता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। संज्ञा जो है 3 प्रकार के। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसे हमने बचपन से पढ़ते आया है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये मतलब पदार्थवाचक। तो याद रखिएगा। देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। ये जो है व्यक्तिवाचक है। किसी का नाम बोध कराती है तो ये जो है किसी पर्टिकुलर जो स्थान है उसका नाम अगर उसमें बोध है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसे याद रखिए। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी है, आप नदी बोल दिए तो उसमें ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ आ गई। पर्वत बोल दिए तो जितने पर्वत है सभी आ गए। अगर हम लड़की बोल दिए तो जितने लड़की हैं वो सभी आ गए, तो ये जातिवाचक हो गया। अगर यहाँ पर किसी का हम नाम लेते, राम, श्याम, तो व्यक्तिवाचक ही रहेगा। याद रखिएगा। देखिए, नदी जातिवाचक संज्ञा क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे याद रखिएगा।
उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। द्रव्यवाचक मतलब पदार्थवाचक, मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव्य पदार्थ है तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो ये पदार्थवाचक है, पदार्थवाचक है। उस पदार्थ में सोना, चांदी, तांबा, लोहा ये सब आएंगे, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि। जब भी हम इस वर्ग की बात करें, टीम की, सभा की, तो इसमें एक नहीं बहुत से सदस्य होते हैं। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास कक्षा की, तो कक्षा में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो समूह को बताता है। हम अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस केवल एक को नहीं बोला जाता, पूरे पुलिस जो ऑफिसर है उनको बोला जाएगा। अधिकारी बहुत से अधिकारी होते हैं, कर्मचारी बहुत से कर्मचारी, तो ये समूह को बताता है, इसे याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा, देखिए एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि कौन सी संज्ञा है, इसे याद रखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन में ये दिया जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, ये एक भाव को बता रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो गुस्से में है। मिठास, मीठेपन के स्वाद को बता रहा है। तो ये जो है इसके उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें से कि आपको एग्ज़ाम में परिवर्तित करने के लिए भी दिया जाता है, जैसे जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बनाइए, भाववाचक बनाइए। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, अगर जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो पुरुष जो है जातिवाचक है, समस्त पुरुषों की जो या पुरुष जो प्रजाति है उसको बता रहा है। तो अगर उसे भाववाचक संज्ञा में करेंगे तो पुरुषत्व हो जाएगा, नारी का नारीत्व, गुरु का गुरुत्व। इसे याद रखिएगा। सर्वनाम से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपना का अपनत्व, मम का ममत्व, नीच का निजत्व। तो देखिए इसे याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होगा। देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अब यहाँ पर जो हरिश्चंद्र है वहाँ किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक है। मतलब हरिश्चंद्र हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो इस व्यक्ति से, हरिश्चंद्र नाम से हमें सत्यता की बोध हो रही है, सच्चाई की बोध हो रही है कि हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी था, तो यहाँ पर इसे सत्य के रूप में लिया गया है। मतलब आज के युग में भी सत्य बोलने वाले की कमी नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो देखिए ये व्यक्तिवाचक तो था लेकिन जातिवाचक रूप में ये प्रयोग हो गया कि वो सत्य को बता रहा है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए अब यहीं पर देखिए, देश को हानि जयचंदों से होती है। यहाँ जयचंदों किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध कराती है। वास्तव में जयचंद था वो विश्वासघाती था, तो इसका आप सीधा उदाहरण के तौर पर इसमें लिया जाता है। देखिए रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। अब यहाँ पर जो बाइबिल है वो जो होता है ईसाई धर्म का होता है, लेकिन रामचरितमानस यहाँ पर बोलता है वो हिंदुओं की बाइबिल है। मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि जो काव्य है, तो आपको इसी का बोध करा रहा है इसमें। देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है। मतलब यहाँ पर गोस्वामी जो है वो तुलसीदास जी को कहा जा रहा है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, मतलब ये किसी जाति नहीं है, यहाँ पर सीधा तुलसीदास को बोला जा रहा है। गोस्वामी तो बहुत सारे होंगे, ये जाति है क्योंकि एक, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। मतलब गोस्वामी बोलने पर हम सीधा याद आता है कि तुलसीदास जी को बोला जा रहा है।
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब शुक्ल तो एक जाति है, तो ये बहुत से नाम के पीछे में लगेगा। तो यहाँ पर हमें शुक्ल से समझना है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा है, न किसी और प्रजाति के लोगों की। तो इसको आपको समझना है। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला गया है, न कि किसी और पंडित को। तो आपको इसे समझना है, मतलब व्यक्तिवाचक से ज्योतिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आता, जो ऊपर जो बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इसको, ये इसी का भाग है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर जो इधर बताया था वही है कि जो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि इस एग्जाम्पल मतलब पूछा जाएगा कि कौन सी संज्ञा है, या जातिवाचक से भाववाचक बनाइए, या हो सके तो संज्ञा के प्रकार बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर या अर्थ के आधार पर। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 हैं और अर्थ के आधार पर 5 है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपको उदाहरण को ध्यान में रखकर चलना है दोस्तों। व्युत्पत्ति के आधार पर भी उदाहरण को दे दिया जा सकता है। आपको जलज लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब क्वेश्चन में अब पूछा जाएगा कि संज्ञा के कौन सी प्रकार है, मतलब यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, आपको बताना होगा। या हो सके तो जलज लिख दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि संज्ञा के कौन से प्रकार में आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर कि अर्थ की दृष्टि के आधार पर। तो याद रखिएगा जलज जो है वो संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार है उसमें आता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका संज्ञा का। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर जो वीडियो है प्लेलिस्ट पर उसे भी जाकर देखिए, मतलब चैनल पर जो अपलोड है उसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।